ताशकंद में तारीखी तौर पर जनवरी का महीना सर्द तरीन रहा, हत्ता के टेम्परेचर -27 तक चला गया। फिर बर्फबारी भी खूब हुई, जिसकी बाकियात अभी तक सड़कों गलियों में मौजूद हैं और बूढ़े लोग सड़कों पर चलने से एहतियात बरतते हैं। सड़कों पर अगरचे लोगों ने अपनी प्राइवेट कारें बहुत कम निकाली और बगैर किसी मजबूरी के बाहर निकलने की जरूरत न की, फिर भी हादसात की तादाद बढ़ गई। हुकूमत की तरफ से सड़कों पर बजरी, मट्टी और नमक बाकायदगी से फेंका गया। बर्फ साफ करने वाली गाड़ियां भी मसरूफ अमल रहीं, लेकिन कहीं कहीं बिजली गायब हो जाती या फिर गैस कम हो जाती। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी थोड़ा बहुत आराम करता रहा। लोगों ने हैरत अंगेज तौर पर सब्र व अमन का मुजाहरा किया और एक दूसरे की मदद करते रहे। जिसके घर गैस होती उसके घर खाना पकाया जाता और जिसके घर बिजली या गैस न होती उसके घर पहुंचाया जाता और खाया जाता। रज़ाइयाँ और कंबल जिनका अमूमी इस्तेमाल यहाँ नहीं होता क्योंकि ताशकंद में मरकजी हरारती निज़ाम बखूबी काम करता है, अब के इन अशिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया, बल्कि 24 घंटे इस्तेमाल किया गया। सर्दी और बर्फबारी तो बहुत थी, लेकिन इस मौसम में भाइयों के दरमियान गर्मा गर्मी भी पैदा हो गई। ताशकंद में मुआशी ताउन की तंजीम ECO के वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल का 26वां इजलास हुआ। याद रहे कि पिछले साल उज़्बेकिस्तान इस आला सतही कौंसिल का चेयरमैन था। इस 26वें इजलास की मेजबानी उज़्बेकिस्तान ने की और इसकी चेयरमैनशिप अज़रबैजान को मुंतकिल की गई। ECO सबसे पहले 1964 में RCD के नाम से मार्ज़ वजूद में आई और इसके मेंबरान पाकिस्तान, ईरान और तुर्की थे, जिसको 1985 में ECO का नाम दे दिया गया। आजकल इसके मेंबरान की तादाद 10 है, जिनमें उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, ईरान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं। यह इलाकाई ताउन की ऐसी तंजीम है जिसमें तमाम के तमाम मेंबरान मुसलमान ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। 80 लाख मुरब्बा किलोमीटर का रकबा रखने वाली इस तंजीम में 46 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं, जिनमें से आधी आबादी पाकिस्तान की है। ये इलाका ऐसा है जो कि मशरक को मगरब और शुमाल को जनूब से मिलाता है और दुनिया को आपस में मिलाने के लिए एक अहम गुज़रगाह है। मुझे अच्छी तरह याद है, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और इस्लाम करीमोव उज़्बेकिस्तान के सदर थे। सोवियत यूनियन ताज़ा मुंतशिर हुआ था और वस्ती एशियाई रियासतें उस वक्त ECO और मोतमिर इस्लामी की तरफ ताउन के लिए देख रही थी। मुझे ये भी याद है कि अज़रबैजान के वज़ीर आज़म जनाब हसन अजीजोव ने मुझे बुलाया और हुक्म सादर किया, अब्बास खान, हमें ECO और इस्लामी ममालिक की तंजीम का मेंबर बनना है, तुम जो कर सकते हो करो। मैं क्या कर सकता था? मैंने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद याकूब तबानी से उनका राब्ता और मीटिंग कराई और याकूब साहब ने हुकूमत पाकिस्तान तक ये ख्वाहिशात पहुँचाई। नवाज शरीफ और बेनज़ीर दोनों के मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान वस्ती एशियाई रियासतों और इन तंजीमों के दरमियान तावन के पुल का किरदार अदा करता रहा। पाकिस्तान की तरफ से वस्ती एशिया का पहला तारफी हुकूमती दौरा सरदार आसिफ अहमद अली की सरबराही में किया गया। मास्को से पाकिस्तान के सफीर मोहतरम और उनके साथ हमारे दोस्त डॉक्टर सुहेल तशरीफ लाए। गैर सरकारी तौर पर इस अहम वफद के लिए लॉजिस्टिक और दीगर मुलाकातों के इंतजाम तबानी के दफातर करते रहे। चूँकि हम उस वक्त उज़्बेकेर और PIA के एजेंट भी थे और सारी वस्ती एशिया रियासतों में हमारे दफातर भी थे। राकम तब तबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का वस्ती एशिया के लिए जनरल मैनेजर था। तब ECO के मेंबर ममालिक की तादाद 3 से बढ़कर 10 हो गई। राकम को एक वाकया याद है। इसी तरह ECO के वज़ीर ख़ारजा का इजलास शायद कोटा में मुनज़्ज़म किया गया। सब रियासतों के वज़ीर ख़ारजा ने यानी वस्ती एशिया और अज़रबैजानी वज़ीर ख़ारजा ने ताशकंद से इस्लामाबाद फ्लाई करना था और वहाँ से फिर कोयटा जाना था। ताशकंद में प्रवास का बंदोबस्त हमारा था और मैंने सारे प्रोटोकॉल वालों को बता दिया था कि फिक्र न करें, जहाज ताशकंद से फ्लाई करेगा और खुद तबानी साहब जहाज में आप लोगों के साथ मौजूद होंगे ताकि दौरान प्रवास और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कोई मसला न हो। सब लोग मुतमईन थे और वक्त मुकर्रर पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान जहाज में पहुंच गए। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन आपस में गर्मा गर्मी कर रहे थे और जहाज ने थोड़ा चक्कर लगा के 3.5 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचना था। हमारे याकूब भाई दफ्तर में लंच कर रहे थे। उनको उज़्बेक नान दूध वाली चाय के साथ बहुत पसंद है। मैं जोर दे रहा था कि याकूब भाई प्रवास का वक्त हो गया है, मेहमान सारे जहाज में बैठ चुके हैं, लेकिन उनका इसरार था, यार 12:30 मिनट में तो हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर जहाज तो अपना है, हमें लेकर ही जाएगा। बस जरा ये गर्मा गर्म नान आया है, चाय बनवा दो। उधर जहाज के अमले के फोन पर फोन आ रहे थे कि सारे मेहमान परेशान हैं कि जहाज क्यों लेट हो रहा है। बड़ी मुश्किल से याकूब भाई को दफ्तर से निकाला।
لیکن جو ہی ہم ایئرپورٹ پہنچے جہاز مہمانوں کے پریشر پر حرکت میں آ چکا تھا۔ یعقوب بھائی نے مہمانوں سے ساتھ جانے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور وہ صوفے پر گر گئے۔ انہوں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا کہ یہ کیا ہوا۔ بہرحال میں نے ان کو پانی پلوایا اور پھر ہم لوگوں نے کراچی میں تبانی گروپ کے چیئرمین ابراہیم تبانی سے رابطہ کیا۔ انہوں نے ادھر ادھر رابطہ کیا اور ہمیں حوصلہ دلایا کہ فکر نہ کرو، میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہا ہوں اور مہمانوں سے پہلے اسلام آباد پہنچ جاؤں گا۔ میں خود پھول لے کر مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ اگرچہ انتظامات سرکاری طور پر ہوتے تھے، لیکن چونکہ اس زمانے میں یہاں پاکستانی سفارتخانے نہیں ہوتے تھے، لہٰذا ہم لوگ غیر سرکاری طور پر سرکاری کاموں میں پل کا کردار ادا کرتے تھے۔ بہرحال مہمان اول تو ناراض ہوئے کہ تبانی عین پرواز کے وقت غائب ہو گیا، لیکن جب ابراہیم بھائی اپنے سٹاف کے ساتھ انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر مل گئے تو ان کا غصہ جاتا رہا۔ ہمارے لیے ان کی خوشیاں اور مسکراہٹیں اس لیے ضروری تھی کہ ایک تو ہم ان کے ممالک میں کاروبار کرتے تھے اور دوسرے یہ کہ ہم دل سے چاہتے تھے کہ پاکستان کی عزت اور رابطے ان کے ساتھ بڑھتے رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں سارے سوویت یونین کے مسلمان پاکستان کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھتے تھے، لیکن جب نواز شریف اور بے نظیر کی حکومتیں یکے بعد دیگرے بننے اور ٹوٹنے لگیں اور آئے دن نئے لوگ حکومت پاکستان کا چہرہ بننے لگے تو یہ لوگ کچھ مایوس ہو گئے اور تب انہوں نے ترکی، کوریا، ایران اور چین کی طرف قدم بڑھایا۔ اس نئے سرد موسم میں ECO کے وزرائے خارجہ کا اجلاس تاشکند میں منعقد ہوا ہے۔ پاکستان کے نوجوان وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو اس سرد موسم میں ازبکستان پاکستان تعلقات کو گرم جوشی دینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے ازبکستان کے قائم مقام وزیر خارجہ جناب بختیار سعیدوف سے عین نیا سال شروع ہوتے ہی ملاقات کی۔ انہوں نے دیگر وسطی ایشیا وزراء سے بھی ملاقاتیں کی۔ تاریخی سردی میں تاریخی گرمی کی ضرورت ہے۔ کاش پاکستان وسطی ایشیا کی دوستی تیزی سے بڑھنے کا سفر طے کرے۔